हेलो एवरीवन, बैक टू आवर चैनल वे टू इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि पहली वीडियो मैंने बनाई थी जर्नलिज्म पर, और ये जो वीडियो है वो हमारी स्कॉटिश एनलाइटमेंट डायरिश एंड गिबॉन के ऊपर है। डायरिश राइटर और स्कॉटिश राइटर दैट आर बिलोंग फ्रॉम स्कॉटिश एनलाइटमेंट पीरियड। सो ये पीरियड क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज मूविंग फर्दर हम ये देखेंगे कि 18th सेंचुरी के वक्त एंड द 19th सेंचुरी के वक्त, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी के वक्त स्कॉटलैंड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हुए थे जहां पे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी डेवलप्ड होती है, इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक सोसाइटी डेवलप्ड होती है। तो उस वजह से क्या होता है, ये राइटर्स फेमस होते हैं, जिनमें से एक राइटर आपको याद होगा, रॉबर्ट बर्न। रॉबर्ट बर्न बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, और उस टाइम जब कौन लिख रहे थे, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, ऐसे राइटर लिख रहे थे। और उसके साथ साथ रिवाइवल रोमांटिक राइटर्स थे, बिगनिंग ऑफ रोमांटिक। 1837 के बाद में हमारा रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है, उससे पहले। ठीक है, स्कॉटिश एनलाइटमेंट देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे और थिंकर्स थे। तो आप बोलोगे मैम क्यों हमें ये नेसेसरी है करना? बिकॉज कई बार क्या होता है, ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो ऑप्शन से आप एलिमिनेशन कर पाओगे कि ये वाला वर्क, ये तो साइंटिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आपको याद रहेगा कि वो साइंटिस्ट है, और आपको ये भी याद रहेगा कि ये राइटर है। जैसे कि जोसेफ ब्लैक। तो जोसेफ ब्लैक कौन है? ये इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने फाउंड की थी, एंड ही आल्सो नोन एज द फेमस साइंटिस्ट फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो स्पेसिफिक साइंटिफिक मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब रॉबर्ट बर्न है, वो क्या थे, विलेज विलेज के रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और इनकी राइटिंग से वो रूरल राइटिंग्स थी, एंड ही राइट इन बेसिक स्कॉटिश लैंग्वेज। तो इस वजह से ये स्कॉटलैंड के राइटर्स। सो ये नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड भी कहलाए कि इन्होंने स्कॉट लैंग्वेज में लिखा। फिर उसके बाद विलियम कूलन थे, ये जो एग्रीकल्चरिस्ट थे स्कॉटलैंड के। एडम फ्यूरिसन कौन थे? ही वॉज द फेमस स्कॉटिश फिलोसोफर थे। डेविड ह्यूमे को सब जानते हैं, ही वॉज ऑल्सो फिलोसोफर एंड एनलाइटमेंट पीरियड के साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस। फ्रांसिस हचिंगटन कौन थे? ही वॉज द स्कॉटिश ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, और ही वॉज रिमेम्बर फॉर द सिस्टम ऑफ मॉरल फिलोसफी, इन्होंने वर्क लिखा है, उसके लिए जाने जाते हैं। सो ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ एनलाइटमेंट पीरियड ऑफ स्कॉटलैंड। फिर इसके बाद है फ्रांसिस हचिंगटन थे। देन जेम्स हुडसन। जो जेम्स हुडसन थे वो फेमस फादर ऑफ जियोलॉजी कहलाए फ्रॉम स्कॉटलैंड। फिर इसके बाद में जॉन प्लेफेयर, थॉमस रीड, एडम स्मिथ, सब जानते हैं, इकोनॉमिस्ट थे फेमस फ्रॉम स्कॉटलैंड। फिर डुगेल स्वाट। तो स्वाट की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, STEWARD। सो ये भी फेमस एनलाइटमेंट स्कॉटिश फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे। सो ऐसे करके हमें ये याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट है, कौन से राइटर्स है, और कौन से आपके जो फिलोसोफर्स है जो डील करते हैं अपने अपने फील्ड से। तो 18th सेंचुरी इन द स्कॉटिश एनलाइटमेंट फोकस सर्टेन अटेंशन ऑन ग्लासगो एंड एडिनबर्ग। आप गूगल सर्च करिए, सबको पता है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस एंड टॉप 4 यूनिवर्सिटीज में आती है इंग्लिश लिटरेचर के। तो स्कॉटिश जो इंग्लैंड का हिस्सा है स्कॉटलैंड, जब वो इंग्लैंड में मिला तो वैसी जो यूनिवर्सिटी थी ग्लासगो यूनिवर्सिटी एंड एनलाइटमेंट यूनिवर्सिटी, वहां से ये जो इंटेलेक्चुअल थे वहां से निकल के आए। जैसे कि कुछ इंटेलेक्चुअल कहाँ से निकल के आए थे, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से। तो ये जो इंटेलेक्चुअल थे वो कहाँ से पढ़ के, कहाँ से निकल के आए, ग्लासगो यूनिवर्सिटी एंड एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी एज सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। और ये किस पे फोकस करते थे, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी पे। जैसे कुछ क्लब फॉर्म होते थे, उस पे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते थे। स्कॉटिश एनलाइटमेंट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। तो ये याद रखना है अब आपको तो ये याद रखना है कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चल रहा था उस वक्त, फ्रॉम द 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, which originated in Glasgow in the early 18th century, flourish in Edinburgh in the second half of century। और कब फ्लरिश हुआ, जब एडिनबर्ग फॉर्म हुआ सेकेंड हाफ एंड सेंचुरी में। तो ये जब
चीजें आपको बिल्कुल न्यू लग रही होगी, पर जब आप रिसर्च करोगे, जब इसको पढ़ोगे तो सब आसान लगेगा। इतना कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसको समझने की कोशिश करो। इट्स थिंकिंग वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिक इंक्वायरी। अब देखो, ये लिस्ट ऑफ राइटर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, फिलोसोफर शेयर किए हैं। तो ये जो फिलोसोफर्स, थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो किस पे फोकस करते थे? दे आर फोकसिंग ऑन फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। उनका फोकस किस पे था? फिलोसॉफिकल इंक्वायरी पे था। इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और किस पे था कि प्रैक्टिकली हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे डे टू डे लाइफ में, जो कि बेनिफिट हो सोसाइटी को, फॉर द इम्प्रूवमेंट और द फेवर इन द सोसाइटी, फेवर सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एनलाइटमेंट एज थी स्कॉटलैंड में, ये एनकम्पास करती थी लिटरेचर। किसमें ग्रोथ हुआ? इसमें लिटरेचर में हुआ, फिलोसफी में ग्रोथ हुआ, साइंस में ग्रोथ हुआ, एजुकेशन में ग्रोथ हुआ, एंड ग्रोथ इन जियोलॉजी। जियोलॉजी किसकी स्टडी होती है, ये आपको बताना है। जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ, देखो अगर आप इंग्लिश को ढंग से पढ़ते हैं तो आपकी दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे, वो है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे, ना कि आपको इंग्लिश में हेल्प करेंगे, बल्कि आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्प करेंगे, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर टाइम पास के लिए पढ़ोगे तो उसको ऐसा ही लगेगा। तो जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रॉक्स। इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारे जो अर्थ के जो जैसे पत्थर होते हैं, दाने होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। तो ये सब चीजें किसमें कर रहे थे? ये साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। अगर हम आगे देखें अब, द फिलोसफिकल ट्रेंड, यहाँ इस तरफ है हम। द फिलोसफिकल ट्रेंड रेंज फ्रॉम कॉमन सेंस। देखो कॉमन सेंस का क्यों बात हो रहा है? अप्रोच ऑफ द थॉमस रीड टू इमेंसली इन्फ्लुएंस ऑफ डेविड ह्यूमे। अब देखो, डेविड ह्यूमे जो थे वो फेमस क्या थे? He was a famous scientist and he also gave many treatise on human nature. इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं ह्यूमन नेचर के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे वर्क्स लिखे हैं जो ह्यूमन के नेचर के ऊपर बेस्ड है। कि ह्यूमन स्कॉटिश फिलोसोफर है, तो इनकी फिलोसफी मेनली बेस्ड है ह्यूमन इकोनॉमी पे, ह्यूमन सोसाइटी पे, या फिर हम कह सकते हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो इस वजह से इनका जो एक फेमस वर्क है, द ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये जो फेमस वर्क है, इससे कौन इन्फ्लुएंस हुए थे? थॉमस रीड। ये याद रखना है, दैट पब्लिश्ड अराउंड। अब देखो इसकी पब्लिकेशन डेट, सिर्फ जस्ट रीड, पढ़ो सिर्फ, क्या है? 1739। ट्रीटाइज है ह्यूमन नेचर पर, हमारे ऊपर ह्यूमन नेचर, हमारा नेचर कैसा है। हम कभी करते हैं कि नहीं मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, नहीं मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे अपने भी हम पर डाउट करते हैं कई बार हम भी अपने पे डाउट करते हैं। ये हमारा क्या है? ह्यूमन नेचर है। हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर भी सवाल करते हैं कि क्या सच में गॉड है, क्या नहीं है। तो ये सब किसका पार्ट है? ह्यूमन ट्रीटाइज का। तो मेन फर्स्ट थिंग क्या है? रिलेशनशिप ऑफ मैन विथ गॉड। ये बताया है कि मैन का भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो फर्स्ट पार्ट में ये डील करता है। सेकंड पार्ट में इफेक्ट और रिलेशनशिप बताया है। एज द इन द फिलोसॉफिकल डिबेट इन ब्रिटेन, क्यों बताया? क्योंकि उस वक्त 18th और 19th सेंचुरी में ये डिबेट बहुत ज्यादा चल रही थी, क्योंकि उस वक्त ऐसी एज आ गई थी, भगवान पर विश्वास कम होने लग गया था। एडम स्मिथ की बुक, अब देखो आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि एडम स्मिथ है वो फेमस इकोनॉमिस्ट है। उनकी जो बुक है, ये बुक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन, है वेल्थ ऑफ नेशन, दैट पब्लिश्ड इन 1776। तो इसकी पब्लिकेशन आपको याद रखनी है, इसकी पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशन की। was the most important work on economy of the century। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और इनको कई बार फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इस बुक में हमें ट्रेड के बारे में, जो इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था करेंसी के ऊपर, जो अमेरिका में ग्रोइंग एज जो ग्रो हो रही थी, नेशन ग्रो हो रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था। और फोर कमिंग मॉडर्न सोसाइटी के बारे में भी लिखा हुआ है, कैसे वेल्थ ग्रो होगी उसके बारे में भी लिखा हुआ है। इस वजह से ये बुक बहुत ज्यादा फेमस हुई। वन ऑफ द कमेंट लेटर यू Napoleon Bonaparte against the British is first found in, वो जो फर्स्ट कमेंट है वो किसमें मिलता है हमें? द वेल्थ ऑफ नेशन में।
अंडरलाइनिंग द न्यू मर्चेंटाइल इको ऑफ द टाइम, क्या अंडरलाइन कर रहा है कि कैसी मर्चेंटाइल सोसाइटी ग्रो होगी, बारे में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें ये लिखा हुआ है मर्चेंटाइल के बारे में, टू फाउंड अ ग्रेट एम्पायर फॉर द सोल पर्पस ऑफ रेजिंग अप अ पीपल of customers may the first sight appear a project fit only for the major nation of shopkeepers। तो ये बताया गया है कि हमारे यहाँ जो शॉपकीपर्स है, बिजनेस डीलर्स हैं, वो बढ़ेंगे, वो आगे चल के एक प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने नेशन में शॉपकीपर मतलब बेच सामान ज्यादा बेचना। शॉपकीपर क्या करता है, व्हाट इज वर्क ऑफ शॉपकीपर, क्या वर्क होता है शॉपकीपर का, अपना सामान बेचता है वो। तो नेशन में कौन सी पीपल जो है वो राइज राइज होंगे, रेज होंगे, ये लिखा हुआ है, वो है कस्टमर और शॉपकीपर। तो एक तरह से सप्लाई और डिमांड का इसमें बताया है, जिनकी भी इकोनॉमी रही होगी वो ढंग से समझ पाएंगे व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो उस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो अपकमिंग नेचर है मॉडर्न सोसाइटी के, उसके बारे में बताया। अब देखो ये भी याद रखना है कि डायरी जो इस टाइम थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, डायरी राइटिंग बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। हमारे पास अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है डायरी राइटिंग। तो जो डायरी राइटिंग थी वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। दो फेमस डायरी राइटर थे, वो सामने निकल के आए थे। फर्स्ट जो डायरी राइटर थे वो नेवल एडमिनिस्ट्रेटर, नेवल ऑफिसर थे इंग्लैंड के, जिनका नाम है सैमुअल पेप्से। उन्होंने अपने टाइम को गुजारने के लिए, नेवी में थे, शिप पे अकेले होते थे, तो उन्होंने अपने टाइम को निकालने के लिए डायरी राइटिंग स्टार्ट की थी। वो जो डायरी राइटिंग है लेटर्स की फॉर्म में थी, और वो मिडिल क्लास सोसाइटी जो उनके लाइफ में हो रहा था उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ही स्टार्टेड राइटिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे पास, कि इन्होंने लिखना कब स्टार्ट किया था, 1 जनवरी से 1660, 1660 से 1 जनवरी से 1660 से लेकर 31 से लेकर 1669, लगभग 9 साल इन्होंने डायरी लिखी। और इन्होंने डायरी राइटिंग क्यों बंद की थी, क्योंकि इनकी आंखों की जो शक्ति है वो कमजोर हो चुकी थी डायरी लिखते लिखते। तो इस वजह से इन्होंने डायरी राइटिंग है वो इन्होंने लिखना बंद कर दिया था। और ही रोट डायरी इन फॉर्म ऑफ कोड्स, कोड के फॉर्म में लिखी थी, जिसको डेसिफल करना, जिसको वापस से डेसिफल करना या डिकोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था उस समय, क्योंकि इन्होंने एक प्राइवेट डायरी लिखी थी, पर्सनल, क्योंकि उनके डे टू डे लाइफ के बारे में, उनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, उनके बेटे के बारे में, और उनके डे टू डे वाइफ हाउस जो भी चीजें थी उनके बारे में लिखा गया था। बट मेजर जो चीज है हमें उस डायरी से क्या पता चलती है, उनके लाइफ में उनकी जो ऑफिशियल एज अ नेवल ऑफिसर थे, तो उस टाइम की सोसाइटी के बारे में हमें एनकाउंटर होता है, क्योंकि उनकी जो रैंक थी वो हायर रैंक थे, सिविल सर्वेंट थे। इवेंट जो उनकी डायरी में कवर करते हैं, जैसे कि ग्रेट प्लेग कब हुआ था, 1664 से लेकर 1665, एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन दैट कवर फ्रॉम 1666। तो ये जो इवेंट है वो उनकी डायरी में लिखे हुए हैं, और उसमें सच्चाई बताई है कि कितने लोग मरे थे या क्या हुआ था उस वक्त क्योंकि वो आई विटनेस थे। सो ही वॉज राइटिंग डायरी दैट टाइम, और उसको इनकी डायरी मिली थी। अनदर इम्पॉर्टेंट डायरी राइटर जो थे वो है जॉन एल्बने। वी ओ द फर्स्ट अकाउंट ऑफ न्यू सोसाइटी। हमें इनकी डायरी से न्यू सोसाइटी के बारे में पता चलता है। एल्विनी की जो डायरी है वो हमें बताती है, रिफ्लेक्ट करती है ज्यादा सोसाइटी के बारे में, रादर देन पेप्सी। क्यों, सैमुअल पेप्स की जो राइटिंग थी वो पर्सनल थी, ज्यादा पर्सनल रिलेशन पे थी। पर जॉन एल्बनी की राइटिंग है वो ज्यादा सोसाइटी के ऊपर है, वो सोसाइटी के बारे में ज्यादा बताती है हमें, रादर देन पर्सनल मेमोरीज। तो इनकी जो डायरी है वो पब्लिश हुई थी, एल्बनी की डायरी, अराउंड 1818। तो ये याद रखना है आपको कि पब्लिकेशन डेट कब है। फिर हम जब आगे चलते हैं तो दोनों की डायरी को हम क्या कर सकते हैं, एकदम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसकी डायरी है ये, सैमुअल पेपिस की डायरी है। उसमें कैसे लिखा हुआ है, लैंग्वेज आप पढ़ोगे, द फायर रनिंग फर्दर दैट इन वेरी लिटिल टाइम इट गॉट far as the street yard,
तो ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ग्रेट फायर के बारे में लिखा हुआ है, इवेंट के बारे में जो 1666 में हुआ था। तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो देखो बहुत सिंपल थी, इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत सिंपल थी और इनफॉर्मल स्टाइल में लिखी गई है। और जबकि अगर एल्वेने की बात करें तो उसकी जो लैंग्वेज है एल्वेने की, उनकी जो लैंग्वेज लिखी गई, देखो फायर का वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया है, इनका वर्ड और ये वर्ड अगर आप कंपेयर करोगे ढंग से तो फायर को इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन बोला है, तो इट इज टफ वर्ड, इट इज कि इन्होंने फॉर्मल लैंग्वेज में ज्यादा लिखा है और इन्होंने इनफॉर्मल लैंग्वेज में ज्यादा लिखा है। तो इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों की राइटिंग स्टाइल को, तो आप समझ में आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट वॉज सो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब फैल चुकी थी वो। पीपल सो एस्टोनिश, तो यहाँ पे ये वर्ड देखो बहुत शॉर्ट है, मोर फॉर्मल है और मोर क्या है, वर्ड टू वर्ड है। तो इस वजह से इनकी जो राइटिंग है वो थोड़ा अलग है और इनकी राइटिंग इनफॉर्मल वे में ज्यादा है। तब हमें डायरी के अलावा जो लेटर्स है, लेटर्स फॉर्म ऑफ नॉवल वो ज्यादा फ्लरिश हुई इस टाइम में। एपिस्टोलरी नॉवल जो थी वो ज्यादा फ्लरिश हो रही थी, इको कर रही थी, स्टेबलाइजिंग द फैशन ऑफ लेटर राइटिंग among the middle class and upper class. So 18th century was the era of letter writing. ये लाइन गांठ मार लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ये पूछते हैं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, अभी ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी एज क्या है, ग्रेट एरा है लेटर राइटिंग का, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, आप टिक लगाओ। तो कौन सी सेंचुरी है? 18th सेंचुरी है। Best known letter of century are those written by Lord Chesterfield to his son. अब देखो मेन जो फेमस लेटर इस दौरान पब्लिश हुआ था वो लेटर था लॉर्ड चेस्टरफील्ड के द्वारा, जब उन्होंने अपने सन को लिखा था अराउंड 1737 से until the death of son in 1768। तो ये लेटर पब्लिश हुआ। They were not intended for publication but only appear after the writer's death। तो ये पब्लिकेशन के लिए नहीं था, बट जब राइटर के डेथ के बाद में जो डिस्कवरी होती है उसकी पब्लिकेशन होती है, तब पता चलता है कि ये सोसाइटी में हुआ है उस दौरान। देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि लेटर वॉज मच रिडिकुलर नोटेबली बाय क्रिटिक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इस चीज को देखोगे कि जो लेटर राइटिंग है, जो फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, वो जो सैमुअल जॉनसन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ही डज नॉट सपोर्टेड राइटिंग नॉवल एज अ लेटर राइटिंग में पब्लिश हो, क्योंकि इन्होंने मेटाफिजिकल राइटर को भी सपोर्ट नहीं किया था, तो इन्होंने ये वाली राइटिंग को भी सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इन्होंने ये कहा है कि लेटर राइटिंग जो है वो एक अच्छी फॉर्म नहीं है नॉवल राइटिंग के लिए। इन्होंने ये बोला था that that teach moral of a war, मतलब ये क्या है, teach the morals of a war and the manner of a dancing master। तो एक तरह से ताना कसा था कि ये एक वोर को टीचिंग सिखाने, मॉरल सिखाना चाहिए या फिर मैनर सिखाना चाहिए डांसिंग मास्टर को। तो ये सब करके ताना कसा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। तो ये लाइन याद रखना क्योंकि कई बार ये लाइंस आ जाती है उठ के एग्जाम में। But they remain a unique insight into mid-18th century upper class attitude and style। बट हमें ये राइटिंग्स हेल्प करती है एरिस्टोक्रेट क्लास को जानने के लिए, अपर क्लास को जानने के लिए, क्योंकि जो सैमुअल पेप्से थे वो भी अपर क्लास से बिलोंग करते थे, क्योंकि उन्होंने वो नेवल ऑफिसर थे, तो नेवल ऑफिसर उस समय अपर क्लास सोसाइटी में आते थे। और रॉबर्ट बर्न को छोड़ के तो कुछ कुछ राइटर्स अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने लेटर फॉर्म स्टार्ट किया था। द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री एज अ कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर कैन बी ट्रेस बैक टू 12th सेंचुरी। तो हिस्ट्री के बारे में लिखना ये स्टार्ट हुआ था 12th सेंचुरी से, और जियोफ्री मैनमाउंट से स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने एक वर्क पब्लिश किया था हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। This drew an earlier document and on British and Welsh tradition। तो ये हमें बताता है ब्रिटिश और वेल्श ट्रेडिशन, ग्लोरियस हिस्ट्री अबाउट ब्रिटेन एंड ब्रिटेन के बारे में हमें हिस्ट्री बताता है।
तो कुछ कुछ राइटर्स यहाँ से भी इंस्पायर हुए थे इस एज में. Later, the history both afford the nation's heritage and the question on cultural influence. बाद में 19th century, so in 18th century, with the growth of publication and with the intellectual climate of enlightenment, there was a great demand of new historic writing. तो डिमांड किसकी बढ़ गई थी? हिस्ट्री राइटिंग की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि सोसाइटी के बारे में सबको पता करना था. द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस एज, ग्रेट बुक जो इस एज में पब्लिश हुई थी, जो हिस्ट्री के बारे में कवर करती है, वो है डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर. सो देखो, ये वर्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है, एज अ मैच द फॉलोइंग, ये डायरेक्ट पूछ गया है कि कब से कब तक पब्लिश हुआ, किसने लिखा है. द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वॉज रिटन बाय. तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाय एडवर्ड गिबॉन. तो ये सब याद रखना है. इसकी ये पब्लिकेशन कैसे हुई है? 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, ये 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है. और इसकी इन 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है ये वर्क फ्रॉम 1776 से लेकर 1788 तक. ये क्या कवर करता है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन से लेकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. और ये ऑथर है इनके एडवर्ड गिबॉन. ये मैंने बता दिया ऑलरेडी. एडवर्ड गिबन ने सैमुअल जॉनसन के ऊपर भी एक वर्क लिखा है, उनके ऊपर पर्सनल वर्क लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है. तो कुछ कुछ चीजें याद रखनी है. स्टोरी ऑफ बर्निंग रोम, अब यहाँ से ये वाली चीज भी याद रखो कि रोम के बारे में, स्टोरी ऑफ बर्निंग रोम इज रादर डिफरेंट फ्रॉम पेप्से एंड इल्विनैन ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड विद समथिंग मोर लेजेंडरी देन हिस्टोरियन. तो क्योंकि इसके बारे में, जो रोम के बारे में, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में बहुत सारे कम वर्क में कवर किया गया है, रादर देन ग्रेट जो फायर थी ब्रिटेन में, उसको बहुत ज्यादा कवर किया है, बहुत ज्यादा फुटेज मिली है. तो ये ऐसा कहा गया है इस बुक में. अगर हम आगे देखें तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि क्या कैसे क्वेश्चन. हमें ज्यादा फोकस करना है क्वेश्चंस के ऊपर कि इसमें से कितना डाटा निकल के आ रहा है. ठीक है, ये आप एक बार पैसेज को रीड कर लेना. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाहता है पैसेज, क्योंकि ये पैसेज एडवर्ड गिबॉन की डिक्लाइन एंड फॉल में से ही बताया है, हिस्ट्री ऑफ. इसको ये याद रखना है कि ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन से लेकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक कवर करता है. कहाँ से? 1776 से स्टार्ट हुई है. बंच ऑफ बेल लेटर क्यों बोला है एज अ बंच ऑफ बेल लेटर्स? क्योंकि इस जमाने में क्या होता था, इस एज में क्या हो रहा था, डिफरेंट. कुछ कुछ जो राइटिंग्स थी वो ऑथोरिटीज लिख रहे थे, कुछ कुछ जो राइटिंग्स थे वो नीचे वाले लोग लिख रहे थे, कुछ कुछ राइटिंग्स लेटर्स के फॉर्म में हो रही थी, कुछ कुछ लेटर डायरी के फॉर्म में हो रही थी. तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा. ट्रेवलॉग आए, डायरी राइटिंग आई, लेटर राइटिंग आए, लेटर पब्लिश हुए, नॉवल लेटर के फॉर्म में पब्लिश हुए. तो यहाँ पे वेराइटी हमें देखने को मिली है एज अ सिंप्लिसिटी. तो ये वाली एज स्कॉटिश एनलाइटमेंट मत छोड़ना, बहुत छोटा सा है, आज ही कर लो और आपके यूजीसी नेट में 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं यहाँ से. अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. स्कॉटिश एनलाइटमेंट से छोड़ना नहीं है हमें, कुछ भी सब कुछ करना है. So thank you for watching this video. If you are new here, then subscribe to my channel for more upcoming videos. और अगर आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो follow my channel for more. Thank you all and all the best for your future.